हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? तो चलिए, आज अपना लोग मेटल नॉन मेटल में एक्स्ट्रा आज कुछ भी पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। आज अपना लोग बस रिवीजन करेंगे। अभी तक में अपना लोग क्या सब पढ़ चुके हैं उसी का आज रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग बस अपने नोट्स को सामने में लेकर के बैठ जाइए और यहाँ पर जो बता रहे हैं आप वीडियो को बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्योंकि सारा टॉपिक तो यहाँ पे पढ़ाएंगे नहीं, अभी बस रिवीजन आपको याद दिलवाएंगे। तो आपको जो चीज़ लगेगा कि यहाँ पे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है तो आप नोट्स को उल्टा के वीडियो को पॉज करके नोट्स को पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला बात मेटल एंड नॉन मेटल में स्टार्ट करते हैं अपना लोग मेटल से, ठीक है। तो मेटल के बारे में अपना लोग क्या जानते हैं कि मेटल क्या होता है। मेटल वो एलिमेंट, देखिए मेटल और नॉन मेटल दोनों एलिमेंट है। तो मेटल वो एलिमेंट है, ठीक है। मेटल कौन सा एलिमेंट है? वो एलिमेंट है जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है, गेन करता है। यस, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। और एक बात, अब बात आता है अपने सामने कि इलेक्ट्रॉन का लॉस आखिर करता कौन है? मेटल करता है, लेकिन ये क्यों इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ठीक है। तो आपको इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मेटल जो है, मेटल के वैलेंस सेल में आखिर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है। जैसे चलिए कुछ मेटल आपको एग्जांपल में दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। आपको इसका एटॉमिक नंबर भी पता है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि ये जो सोडियम है, सोडियम के का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपना लोग करते हैं तो 281 आता है। मतलब ये K, ये L और ये M होता है। उसी तरह अगर अपना लोग मैग्नीशियम का करते हैं तो क्या होता है? 282 होता है, ठीक है। और जब अपना लोग एल्यूमिनियम का करते हैं तो क्या होता है? 283 होता है। तो आपको पता है कि जिसके वैलेंस सेल में जिस किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 1, 2 और 3 एलिमेंट होता है तो वो उसको लूज कर देता है, उसका लॉस कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर ये लॉस कर देता है इस अपने वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन को, तो लॉस करने से होता क्या है कि इस सोडियम पे एक प्लस चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव का लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, जब निगेटिव चार्ज बाहर जाएगा तो उसमें प्लस बचेगा। और साथ ही साथ होता क्या है कि उसके बाद अब जो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखिएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 और 8, ठीक है। मतलब कि अब इसके लिए वैलेंस सेल ये है। पहले वैलेंस सेल कौन था? M, ठीक है। अब इसके लिए वैलेंस सेल कौन है? L। अब इसका वैलेंस सेल L है और L में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब जो है ये Na+, ये स्टेबल हो चुका है। क्या हो चुका है? स्टेबल हो चुका है। अब आपके दिमाग में फिर से सवाल आएगा कि सर ये स्टेबल क्यों हुआ है? क्योंकि अगर आपको याद हो कि अपने पास जो इनर्ट गैस था कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सारा का सारा क्या है? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है, ठीक है। अब क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर इन सब के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है, बस हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम के बाहर में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये स्टेबल है और पता लगाया गया क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके बाहर में भी 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये भी स्टेबल होगा और होता भी ऐसा ही है। उसी तरह मैग्नीशियम के बाहर में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो मैग्नीशियम पे आएगा कितना? 2+ आएगा। और पहले इसका वैलेंस सेल कौन था? M। अब आप देखिएगा तो अब इसका वैलेंस सेल कौन हो जाएगा? L इसका वैलेंस सेल हो जाएगा, जिसमें पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये भी क्या है? ये भी स्टेबल है, ठीक ना। चलिए, उसी तरह एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में कितना है? 3।
तो ये 3 लूज कर देगा ये, तो इसके बाहर में ये 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 3 लूज के करने के कारण से क्या होगा, एल्यूमिनियम पे आएगा कितना 3+, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 और 8। ठीक है, तो अब पता चला कि क्यों मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ठीक है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो अपना लोग मेटल को एक और नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक ना। चलिए, उसी तरह अगर अपना लोग नॉन मेटल का बात करें, ठीक है, तो नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया मतलब निगेटिव को गेन किया, निगेटिव को गेन किया तो उस पर क्या आया, निगेटिव आया। और जब निगेटिव आया तो उसको अपना लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब बात आता है कि सर कोई भी नॉन मेटल है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, फास्फोरस, ठीक है, ये सब नॉन मेटल है। तो अब बात आता है कौन सा नॉन मेटल कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ठीक है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो इसका भी जवाब ये है, ध्यान दीजिएगा, जवाब इसका क्या है, कोई भी नॉन मेटल कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, अगर आपको नहीं अभी याद है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और कन्फिग्रेशन पहले कर लीजिए। किसका, ऑक्सीजन का। अगर आप कीजिएगा तो ऑक्सीजन के बाहर में आपको मिलेगा 6 इलेक्ट्रॉन। कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप ही सोचिए कि इसको 8 पुराने के लिए कितना का जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, कीजिए। और आप ये देखिएगा कि नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना, 5। तो नाइट्रोजन कितना करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन उसको पुराना है। कितना पुराना है, 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है। समझ गए बात को, यस। क्लोरीन, क्लोरीन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। ठीक है, तो जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो कितना करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब चलिए ये बात पता चल गया। अब दूसरा बात, जो एलिमेंट, ध्यान दीजिए इस बात को, वैलेंसी की तरफ आपको ले जा रहे हैं, जो एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या फिर जितना इलेक्ट्रॉन गेन करे, वही नंबर ऑफ लॉस और नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन जो है वही उसका वैलेंसी होता है। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसका वैलेंसी 1, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसका वैलेंसी 2, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका वैलेंसी 2, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3। ठीक है, फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो फास्फोरस का वैलेंसी 3, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो सल्फर का वैलेंसी 2। समझ रहे हैं ना बात आप। चलिए, तो अब अपना लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मेटल नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, तो चलिए पहले आज दोनों का एक साथ पढ़ाएंगे आपको, मेटल और नॉन मेटल दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज एक साथ। ठीक है, तो चलिए आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पेज उल्टा लीजिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपना लोग को पढ़ना है सबसे पहले फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में आप देखिएगा कि ये जो मेटल होता है ये जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। क्या बोल रहे हैं, मेटल का स्टेट जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, हाँ इसका भी एक एक्सेप्शन है, कौन सा, यस, मरकरी। मेटल का जनरली स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है। ठीक है, मेटल का जनरली स्टेट क्या होता है, सॉलिड। एक एक्सेप्शन कौन सा है, मरकरी। ठीक है, चलिए अब नॉन मेटल की तरफ देखते हैं। तो नॉन मेटल जो होता है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ठीक है, तो सॉलिड में कौन सा पाया जाता है, तो सॉलिड में जैसे आप कार्बन देख लीजिए, कार्बन का ही 2 फॉर्म है, एक तो ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड। डायमंड तो कॉस्टली होता है और सबसे हार्ड सब्सटेंस भी होता है। वहीं पर बात करें ग्रेफाइट का, कार्बन का 2 फॉर्म होता है ना, कार्बन का 2 फॉर्म होता है, एक ग्रेफाइट दूसरा डायमंड। डायमंड बहुत ही हार्ड सब्सटेंस, दुनिया में जितना भी सब्सटेंस है सबसे ज़्यादा हार्ड डायमंड ही होता है। वहीं पर ग्रेफाइट का बात करें तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है।
चलिए, और भी सॉलिड है, कौन सा, फास्फोरस हो गया सॉलिड है, ठीक है, सल्फर सॉलिड है। चलिए, आयोडीन भी सॉलिड है। अब उसी तरह देखिए अपना लोग लिक्विड, तो लिक्विड में बस एक नॉन मेटल है और वो है ब्रोमीन। आप लोग याद रखिए इस बात को, वैसे याद होगा भी। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। गैसियस स्टेट में तो बहुत सारा है, मैक्सिमम तो गैसियस ही है। जैसे देख लीजिए आप, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, गैसियस नॉन मेटल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेटल में आप देखिएगा कि मेटल जो होता है जनरली मेलिएबल और डक्टाइल होता है। क्या बोल रहे हैं, मेटल जनरली मेलिएबल और डक्टाइल होता है। तो मेलिएबल और डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, मेलिएबल का मतलब होता है जो थिन शीट में कन्वर्ट हो पाए, और डक्टाइल का मतलब होता है जो थिन वायर में कन्वर्ट हो पाए। तो ये थिन शीट में कन्वर्ट होना और थिन वायर में कन्वर्ट होना, ये दोनों प्रॉपर्टी मेटल में ही पाया जाता है, ठीक है। आप ये मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होता है आप एक बार देख लीजिए। ये एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण से क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस थिन शीट में कन्वर्ट हो पाता है, मेलिएबिलिटी, और जिसके कारण से कोई भी सब्सटेंस थिन वायर में कन्वर्ट हो पाता है तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी मेटल में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल होता कौन है, तो सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल होता है चांदी और सोना। लेकिन ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं पाया जाता है। मतलब नॉन मेटल जो होता है वो मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होता, वो क्या होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है। चलिए, तो आज तो आपको लिखा नहीं रहे हैं तो आप तो आसान भी लग रहा होगा, और ऐसे ही आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए, उसी तरह नॉन मेटल में अगर आप देखें तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ से पकड़े और छोड़ दिए तो क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है। तो नॉन मेटल जनरली ब्रेक कर जाता है। अब और भी प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेटल जनरली सॉलिड होता है, और सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ये सब क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जनरली ये सब सॉलिड का हाई होता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आप देख लीजिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो कुछ का लॉ होता है, तो कौन कौन है वो, सोडियम है, पोटासियम है, इस सब का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए, और भी प्रॉपर्टी है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी है, सोनोरस प्रॉपर्टी है, ये सब भी प्रॉपर्टी मेटल में ही पाया जाता है, ठीक है। सोनोरस का मतलब होता है क्या चीज, रिंगिंग साउंड, और लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, शाइनिंग। ये सब प्रॉपर्टी मेटल में पाया जाता है। और कुछ कुछ नॉन मेटल में भी है, जैसे देखिए आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है। लेकिन नॉन मेटल का ये प्रॉपर्टी है नहीं, नॉन मेटल जनरली डल होता है। चलिए, अब अपना लोग इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है इस चैप्टर का मेटल एंड नॉन मेटल का, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब अपना लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पेज उल्टाइए तो इसे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपना लोग कुछ रिएक्शन पढ़े थे मेटल का, कुछ रिएक्शन पढ़े थे नॉन मेटल का। जैसे अगर आपको याद हो तो अपना लोग पहला रिएक्शन पढ़े थे मेटल का। मेटल का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो देखे थे क्या कि इसमें क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है, और ये मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। इसमें अपना लोग ढेर सारा मेटल लिए थे। वैसे चलिए एक बार रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करवा देते हैं। क्या सब, केदारनाथ का, माली, आलू, जड़ा, फीका, पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। तो उसी तरह देखिए इसमें जैसे ये है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है बताइए, ये देता है K2O, ये क्या देगा Na2O, ये क्या देगा CaO, ये क्या देगा MgO, ये क्या देगा Al2O3, ये क्या देगा ZnO, ये क्या देगा Fe3O4। तो ये सब तो आपको याद ही है कि
कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मूला बनाएगा। ये तो पता है कि मेटल का ऑक्साइड, लेकिन फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, जैसे मान लिया आपको पूछ दे कि बताइए ये जो Pb है इसका मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो आपको याद है। यस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, PbO। क्या होगा, PbO। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आप तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लिए, और ये सारा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, मतलब ये बेस बनाएगा। ठीक है, और अपना लोग ये जो बेसिक नेचर होता है ये कैसे पता चलता है अपना लोग को, तो बस सिंपल है कि मेटल के ऑक्साइड को पानी में डाल दीजिए। क्या करना है, मेटल के ऑक्साइड को पानी में डाल देना। जैसे ही आपको देखिए, चलिए कुछ दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए, कुछ मेटल का ऑक्साइड लीजिए, जैसे ये देखिए K2O है, इसको पानी में डालिए तो क्या बना देगा, बेस। क्या बनाएगा, बेस। अब बेस में क्या होता है, OH माइनस होता है। मेटल में जानते हैं प्लस वाला पार्ट, तो अब जोड़िए, मेटल में K प्लस होता है, इसमें OH रहना है बेस में, तो क्या बनेगा बताइए, KOH, ये बनेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये जैसे ही पानी में जाएगा तो क्या बनेगा, KOH। ठीक है, और जैसे मान लीजिए MgO है, क्या है, MgO है, ये पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा बताइए, ये पानी में जाके क्या बनाएगा, MgOH का होल 2। क्या बनाएगा, MgOH का होल 2। ठीक है ना, उसे तो और भी है, जैसे ये देखिए CaO है, तो ये पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा बताइए, ये बनाता है क्या चीज, CaOH का होल 2। ठीक है, पता चल रहा है ना आपको। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो कि मतलब मेटल का ऑक्साइड है, और ये पानी में जाने के बाद क्या बना दे रहा है, बेस बना दे रहा है। जैसे देखिए Na2O है, ये पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा। तो ये सब क्या होता है, बेस। तो ये बेस का फॉर्मेशन कर रहा है पानी में जा करके, इसीलिए अपने लोग इसको क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। हाँ, एक बात और, कुछ मेटल का ऑक्साइड जो होता है एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, जो कि आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आगे बता देंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये है ना जिंक का ऑक्साइड और एल्युमिनियम, ये एम्फोटेरिक होता है, जिसमें एसिडिक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा, वो मेटल का ऑक्साइड जिसमें एसिडिक और साथ ही साथ बेसिक, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, वो मेटल का ऑक्साइड जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर पाया जाता है, उसी को अपना लोग क्या बोलते हैं बताइए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये तो आप लोगों के लिए नया है, ये आपको पहले नहीं बताए थे कि कोई भी मेटल का ऑक्साइड जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर पाया जाता हो उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको चलिए लिखना तो है नहीं, तो चलिए मिटा दें। आप लोग अब जानते हैं कि मेटल जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या देता है, मेटल का ऑक्साइड। और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। और ये कैसे पता चलता है, तो मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालने पर। ठीक है, चलिए अब अपना लोग मेटल का रिएक्शन पानी से करवाते हैं, और यानी कि वाटर से, तो तब क्या होता है। तो आपको याद आ रहा हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो याद तो करवा ही देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा रिएक्शन है क्या चीज, मेटल किस में जा रहा है, वाटर में। ठीक है, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। लेकिन उससे पहले अपना लोग क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेंगे। केदारनाथ का माली आलू जड़ा फीका पकाता। चलिए इतना ही रहने दीजिए। अगर आपको याद हो, ठीक है, वाटर के साथ करवा रहे हैं, अगर आपको याद हो तो ऊपर वाला तीनों जो है किसके साथ, वाटर के साथ, यानी कि H2O के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्या चीज, मेटल का हाइड्रोक्साइड अगर देखे तो K क्या देगा, K देगा KOH, उसी तरह सोडियम देगा NaOH, और उसी तरह कैल्शियम देगा CaOH का
होल 2। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो ये मेटल है, ऊपर वाला मेटल, ये ऊपर वाला तीनों, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, हाइड्रोक्साइड। साथ में हाइड्रोजन गैस तो निकलता ही है, ये तो आपको भी पता है क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। चलिए दूसरा, अब मैग्नीशियम को छोड़ दीजिए, मैग्नीशियम को अभी छोड़ रहे हैं, जैसे उस टाइम भी छोड़ दिए थे। चलिए बाकी ये तीनों जो है वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। अगर और भी आप अच्छा तरीका से लिखना चाहते हैं तो आप वाटर की जगह पे आप अगर ये लिखे तो ज़्यादा बढ़िया है, स्टीम। ठीक है, यानी कि कैसा, गैसियस वाटर, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। तो इसके साथ रिएक्शन करके ये क्या देता था, मेटल का ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम है Al2O3, जिंक है तो ZnO, और आयरन है तो क्या देगा Fe3O4। हाइड्रोजन गैस तो निकलना ही निकलना है, क्या चीज, हाइड्रोजन गैस। चलिए अब बच गया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का आपको दोनों केस याद है, एक तो ये वाटर, वाटर कैसा, हॉट वाटर, दूसरा ये भी वाटर, और ये वाटर कैसा, स्टीम यानी कि गैसियस। ठीक है, हॉट वाटर के साथ ये हाइड्रोक्साइड दे रहा था, और गैसियस वाटर यानी कि वेपर के साथ ये क्या दे रहा था, ऑक्साइड। तो ये भी आपको रिएक्शन याद ही हो गया, कितना सिंपल है। वाटर के साथ ऊपर वाला तीनों हाइड्रोक्साइड, नीचे वाला तीनों ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी और ऑक्साइड भी। और कंडीशन आपको पता है कि स्टीम रहेगा तो ऑक्साइड, और हॉट वाटर रहेगा तो हाइड्रोक्साइड। ये भी रिएक्शन आपको पता चल गया। चलिए अगला रिएक्शन अपना लोग कौन सा पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो, एसिड के साथ। किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, चलिए आप लोग तब तक कॉपी में देखिए एसिड के साथ क्या रिएक्शन है। ध्यान दीजिए, एसिड। ठीक है, तो फिर से अपना लोग रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं। केदारनाथ का माली आलू जड़ा फीका पकाता है। ठीक है, फिर आगे भी है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब, प्लेटिनम, ये सब है। चलिए तो एसिड के साथ ना, तो एसिड डिफरेंट एसिड यहीं पर लिख लेते हैं। इसके साथ ले लेते हैं HCl। अच्छा हाँ, डाइल्यूट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना लोग अभी जो भी पढ़ रहे हैं सब डाइल्यूट ही पढ़ रहे हैं। इसके साथ ले लेते हैं H2SO4, फिर इसके साथ ले लेते हैं क्या चीज़, HBr। इसके साथ ले लेते हैं क्या चीज़, डाइल्यूट H2SO4। तो इस तरह, चलिए अब ज़्यादा रिएक्शन नहीं, बस। तो यहाँ पे अपना लोग को क्या ध्यान देना रहता है कि इन सब रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। देखिए मेन पॉइंट जो इसमें है वो क्या है कि मेटल जो होता है वो अपने आयन में, मतलब आयन बना लेता है। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जैसे सोडियम है तो वो लूज करेगा तो Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटासियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो K+ में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम लूज करेगा तो Ca++ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम करेगा तो Mg++ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद चलिए एसिड ले लेते हैं। एसिड जैसे मान लीजिए HCl है तो HCl क्या देगा, H+ और Cl-। उसी तरह H2SO4 है तो वो क्या देगा, H+ और SO4-। ठीक है ना। उसी तरह मान लीजिए HBr है तो क्या देगा, H+ और Br-। तो आपको करना क्या है कि ये प्लस वाला को सिर्फ और सिर्फ माइनस वाला के साथ कंबाइन कर देना है। जैसे ये प्लस वाला है तो इस प्लस वाला को माइनस वाला के साथ कंबाइन कर देना, बस इतना ही। तो माइनस वाला के साथ कंबाइन कीजिए यहाँ पे, तो इसमें देखिएगा तो पोटासियम है K+, इसको क्लोरीन, ये माइनस वाला है ना, इसके साथ कंबाइन कीजिए तो क्या बनेगा बताइए, KCl। और H बच गया तो वो हाइड्रोजन गैस, वो तो ठीक है। चलिए यहाँ पर ये देखिए, सोडियम को इसमें माइनस वाला कौन है, SO4, इसके साथ कंबाइन कीजिए तो क्या बनेगा, Na2SO4। इसमें देखिए कैल्शियम है,
इसको माइनस वाला के साथ यहाँ पे क्या Br, तो इसके साथ कंबाइन कीजिएगा तो क्या बनेगा CaBr का, ठीक है। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को आप कंबाइन कीजिएगा SO4 के साथ तो क्या बनेगा बताइए MgSO4। आप जानते हैं कि सब में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस सब में निकलेगा। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता ही है। चलिए तो चलिए इसको अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए। चलिए तो आज इसको यहीं पे छोड़ देते हैं आप, ठीक है। और नॉन मेटल का आप लोग देख लीजिएगा, नॉन मेटल में तो ज़्यादा रिएक्शन है भी नहीं, बहुत ही कम रिएक्शन है। ऑक्सीजन के साथ भी है तो किसका है, कार्बन का है। ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल में किसका रिएक्शन है, कार्बन का है, फिर सल्फर का है। तो उसमें नॉन मेटल में तो बहुत कम रिएक्शन है, आप लोग खुद से अब देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।